जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं और यह रोशन आनंद सर के द्वारा जो बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है जो 2008 से लेकर के 2024 तक के प्रथम पाली से लेकर के सेकेंड पाली तक यानी कि सभी प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो हम लोग सीरीज बाय सीरीज देखते जा रहे हैं। तो यह सीरीज नंबर जो होगा आज का सीरीज नंबर 4 होने वाला है। कौन सा? तो सीरीज नंबर 4 होने वाला है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी अमूल्य चीज होता है और इस बुक के बारे में तो ज़्यादा खास क्या बताए आप लोग को, सभी लोग को पता होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले 71 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि पिछला सीरीज आप लोग देख लिए होंगे तो उसमें हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे। ठीक है, तो हम लोग एक एक प्रश्न को कवर करते जा रहे हैं ताकि कोई भी प्रश्न हम लोग को छूटना नहीं चाहिए। अभी तक चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए ताकि आने वाला जितने भी सारे वीडियो होगा उन सभी का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप लोग को मोबाइल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट दिखाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्नों के साथ बिना समय को गवाए हुए कि दस्ताने का संबंध हाथ से है तो मोजे का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो दस्ताने पहनते हैं हाथ में तो मोजा कहाँ पहनते हैं? तो मोजा पहनते हैं पैर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा कि दस्ताने पहनते हैं हाथ में तो मोजा कहाँ पहनेंगे? तो पैर में पहनेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दस्ताने का संबंध हाथ से तो मोजे का संबंध पैर से। दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं, उसी प्रकार मोजे पैर में पहने जाते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 72 कहता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। क्या कहता है? कहता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति का इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका पुत्र जो है वो मेरे पुत्र का, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति है। क्या है? बूढ़ा व्यक्ति, और वह मेरे पुत्र का। वह बूढ़ा व्यक्ति इशारा करते हुआ कि पुत्र, उसका पुत्र, कहा कि उसका पुत्र जो है यानी कि बूढ़ा व्यक्ति, ये मान लीजिए यह है बूढ़ा व्यक्ति। अब बूढ़ा व्यक्ति का पुत्र, तो पुत्र हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो मेरे पुत्र का चाचा, बूढ़ा व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। क्या है? चाचा है। ठीक है, चाचा है। तो मेरे पुत्र का चाचा है। मेरे पुत्र का चाचा यानी कि इसका बेटा है, मेरे पुत्र का चाचा है, यानी कि यह भी बूढ़ा हुआ का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, मेरे पुत्र का चाचा है। तो यानी कि यह मान लीजिए कि इसका पुत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये करता हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चाचा और ये पिता। तो ये किसका? इसका हो जाएगा पुत्र, यानी ये हो गया इसका बाप, यानी पिता हो गया। क्या हो गया? पिता हो गया। जैसे कि देखिए यहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति है। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि एक व्यक्ति इशारा करते हुए कहता है कि उस बूढ़ा व्यक्ति का पुत्र मेरे चाचा है, यानी कहने का मतलब है कि इसका बेटवा है। ठीक है, यहाँ पर ये बेटवा है। ठीक है, मान लीजिए कि राम है, बेटा है, और ये बूढ़ा है। बूढ़ा के दो पुत्र, एगो ई वाला। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका जो है से इधर ये राम हो गया और ये भी तो ये बूढ़ा का पुत्र हो गया। ठीक है, ये भी पुत्र हो गया। ये दोनों मिलकर क्या हो गया? तो भाई हो गया। अब जो नीचा कहता है कि जो पुत्र है तो ये चाचा है, तो ये क्या हो गया? तो पुत्र हो गया, यानी कि इसका क्या होगा? बाप होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विद्रोह को क्रम में सजाइए। क्रम में सजाना है हम लोग को, ताइए हम लोग इसको देखते हैं। 2 1 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 3 तो पहले हो जाएगा 2, पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद आंदोलन हुआ था, उसके बाद सत्याग्रह, यानी कि 2, ठीक है, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 हो जाएगा। तो 2 1 3 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चंपारण सत्याग्रह 3 कट्ठा प्रणाली के लिए, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती के लिए जबरदस्ती चंपारण के किसानों को उकसाया जाता था, और इससे तब जो है परेशान होकर के किसानों ने अपनी आवाज़ों को अपनी आवाज़ों को महात्मा गांधी तक पहुंचाने का काम किया था। अब महात्मा गांधी तक पहुंचाने का काम जो किए थे और राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। विरोध किया गया था। इस प्रणाली के तहत अंग्रेजों द्वारा किसानों से प्रत्येक 20 कट्ठा भूमि से 3 कट्ठा भूमि पर जबरन नील की खेती कराए जाने का जो है प्रयास किया जा रहा था अंग्रेज के द्वारा।
प्लेग बोनस के लिए अहमदाबाद के मिल मजदूरों को आंदोलन किया था। इसे समर्थन देने के लिए गांधी जी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूख हड़ताल का प्रयोग सर्वप्रथम बार कब किए थे, तो गांधी जी ने अहमदाबाद आंदोलन के दौरान किए थे, क्योंकि वहाँ पर जो प्लेग बोनस था उस मजदूरों को नहीं मिल पा रहा था, इसके लिए वो हड़ताल किए थे, मजदूर आंदोलन। और वहाँ पर सबसे पहले भूख हड़ताल का आंदोलन किसने किया, हमारे गांधी जी ने किया था, राष्ट्रपिता। अगला कहते हैं कि खेरा सत्याग्रह गांधी द्वारा गुजरात के किसानों की समस्याओं को लेकर के उठाया गया था। अगला 74 नंबर प्रश्न कहता है कि कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10% में साधारण ब्याज 120 प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर सूत्र लगेगा, क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट के यहाँ पर हमको दिया है, तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो मूलधन है वो नहीं दिया गया है, सिर्फ ब्याज दिया गया है, यानी कि रेट दे चुका है हम लोग को, ठीक है, रेट हम लोग को दे चुका है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि दर हमको दे चुका है, ठीक है, और ईयर भी हमको दे चुका है। यहाँ पर हम लोग फार्मूला सभी लोग जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो सूत्र से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन बराबर होता है यहाँ पर SI, और उसके बाद गुने 100 से तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पर रेट हो जाएगा, यहाँ पर समय यानी कि ईयर भरा जाएगा, ठीक है। हमको SI कितना दिया गया है, तो हमको जो ब्याज दिया गया है वो दिया गया है हम लोग को इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया कितना, 120 दिया गया है। उसके बाद हम 100 से तो गुना करेंगे ही करेंगे, उसके बाद हमको दिया कितना है, तो 6% दिया है रेट, ठीक है, और समय हमको 10 ईयर लिया है। अब यहाँ पर आराम से क्या करेंगे कि दोनों को गुना कर दीजिए, तो 12 के 12 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, और 6 दाएँ के 100, तो 100 ये कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 1200, ठीक है। तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, 10 छः के 60, 10 छः के 60, 60 से भाग कीजिएगा तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कट गया, देखिए इसे काट सकते हैं हम, ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, या ऐसे भी काट सकते हैं आप लोग, देखिए यहाँ पर 60 दूनी 6 दूनी 12, कै गो जीरो है, 2 गो, तो 2 गो जीरो यहाँ पर बैठा दीजिए, ठीक है, 2 से निकल के आ जाएगा, यानी आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5/11 और 11/5 का योग क्या होगा। तो इस तरीके के योग निकालने के लिए सिंपल करते हैं, दोनों को क्या कर लेते हैं, तो भिन्न के जोड़ कर लेते हैं। आप कैसे भिन्न के जोड़ करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 5/11 है, तो 5/11 प्लस में, प्लस तो दे ही चुके हैं भाई, हाँ, यहाँ पर 11/5 हो जाएगा। 11/5 के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो 11/5 के लेंगे तो 11×5 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यहाँ पर 11 को कितना पर रहेंगे, जब 55 आएगा तो 5 बेर, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, प्लस के प्लस, और 5 का कितना पर रहेंगे, तो 11 55 आएगा तो 11 मरतबे, तो 11 के 11 से गुना करेंगे तो शायद 121 आ जाएगा, 121 आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 121 और 25 हो जाएगा, 121 और 25 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा 1, यानी कि 146/55 है, तो 146/55 ऑप्शन नंबर A में। क्या देख रहे हैं, सही है बनाया हुआ, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, देख लिया आराम से कि 5 और 11 को एलसीएम लेंगे ना, 5 और 11 को, तो ये तो 55 आ जाएगा आराम से, ठीक है, और 11 को कितना पढ़ेंगे, जब 55 आएगा तो 5 बेर, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 25 हो जाएगा, प्लस के प्लस हो जाएगा, फिर 55 को कितना पड़ेगा, 55 आएगा तो 11 में, तो 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 121 और 25 को, तो हो जाएगा 146, यानी 146 बटा में 55 है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर A वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी संख्या का 63% 315 है। कोई संख्या दिया गया है, उसका 63% आता निकालते हैं तो 315 निकलता है, वो संख्या हम लोग को क्या होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखेंगे, प्रश्न से हमको संख्या पता नहीं है तो उसको मान लेते हैं x, क्या मानेंगे, तो माना कि x बराबर, और हम निकाले हैं कितना परसेंट उस संख्या का 63, तो आया कितना है 315, ठीक है। x के x जैसे के जैसे रख देंगे, 63% के 63, यहाँ पर 63 रखेंगे, और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 100 से इसको क्या करेंगे, तो गुना कर लेंगे, तो ये दोनों को क्रॉस गुना होता है, सभी लोग को पता है, तो 100 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100x हो जाएगा, और 100x में 63 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 315, यहाँ पर देख सकते हैं, तो 6x के 100x के 100x हो जाएगा, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि
जो x निकाले हैं x के जस के तस उतार देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 315 बराबर के उधर जो है आपको भाग में है, इधर लाएंगे तो गुना में आ जाएगा, तो 315 और ये भाग में है तो ये चला जाएगा गुना में, यानी कि ऊपर गुना वाला भाग में, भाग वाला गुना में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दोनों गुना में। अब बाटा में ये जो ऊपर है भाग में ये नीचे आ जाएगा, यानी कि गुना में नीचे आ जाएगा अंश और बटा हर में, क्योंकि अंश में दिया गया है तो 63 हो जाएगा। अब सिंपल है, ये दोनों को गुना कर दीजिए, गुना करने के बाद 63 से भाग कर दीजिए, भागफल आपको 5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ठीक है, यही संख्या हमारा हो गया कि वो 500 संख्या था जिसका 63% निकालते हैं तो 315 आता है, वो संख्या 500 हो गया। अगला कहता है कि यहाँ पर शब्बीर ने 132 में एक खिलौना खरीद कर उसे 15% लाभ पर बेच देता है। कहने का मतलब है 132 रुपया का खिलौना खरीदता है, ठीक है, और उसे 15% के लाभ पर बेच देता है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना हो गया। ठीक है, 15% के लाभ पर बेचता है, ऐसा नहीं कि 15 रुपया में ज़्यादा बेचता है। ठीक है, 15%, तो 15% कितना निकालें कि 132 के लाभ पर बेच दिया गया है, तो लिखेंगे सूत्र से, तो निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य रहता तो क्रय मूल्य वाला सूत्र लगाते, तो विक्रय मूल्य है तो लिखेंगे विक्रय मूल्य, जो निकालना है वही का सूत्र लगा देंगे, लिख लेंगे सूत्र से, या विक्रय मूल्य डायरेक्ट लिख दीजिए। विक्रय मूल्य कोई भी चीज़ 100% होता है तो 100, और लाभ निकालना है बाटा में भी 100 ही हो जाएगा, गुना क्रय मूल्य होता है। ठीक है, 100 के 100 आ जाएगा, लाभ कितना परसेंट पर बेचा है, तो 15% पर बेचा है, नीचे 100 के 100 हो जाएगा, और खरीदा कितना में था, तो 132 रुपये में, बेचा कितना में ये तो निकालना ही हम लोग को, तो 100 व 115 को जोड़ेंगे तो 115, बाटा में 100 हो जाएगा, गुना में 132 के 132 हो ही जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं, 132 के 132 हो गया। अब इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं क्या, यहाँ पर देख सकते हैं ये कैसे कटेगा, तो ये कटेगा 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि 20 पचे 100, 20 पचे 100, यानी 5 से काटेंगे, इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 ते 15, तो 23, तो मरतबे 115 कटेगा, 20 मरतबे 100 कटेगा, 132 तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, तो दोनों को गुना कर देंगे, दोनों को गुना करके 20 से भाग कर देंगे, 20 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर गुना कीजिए 132 और 23 को, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1 एकम 6, 9 4 13, 6 3 9 1 10 2, यानी कि 20 36 आया है। 20 36 में देखिए तो गुना करके 20 से एक मरतबे लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 3 उतरेगा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 तिहाई, और यहाँ पर 3 उतर गया तो नहीं लगा, तो एक मरतबे 20 लगा देंगे क्या, 20 25 100, यहाँ पर देख सकते हैं 20 25 100 लग जाएगा, यहाँ पर कितना है 20 से 36, शायद मल्टीप्लाई में इसको जैसे दिक्कत हुआ। ठीक है, तो ये दोनों को गुना कर दीजिएगा आप, 20 से भाग कर दीजिएगा तो 151.80 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यह विक्रय मूल्य हमारा कितना है, तो वस्तु बेचा गया 151 रुपया 8 पैसा में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, अगला क्या कहता है, अगला कहता है कि एक जीप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। कहने का मतलब है कि कोई जीप है और प्रति घंटा उसका जो चाल है, 1 घंटा वो 1 घंटा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा वो तय करती है, तो 8 घंटे में वो अपना पूरा जो सफ़र था वो पूरा तय कर लेती है। यदि समान दूरी 5 घंटे में तय करे, यानी कि जितना घंटा वो 8 घंटा में तय करती है उतना ही दूरी वो 5 घंटे में तय करती है, तो जीप की गति क्या होनी चाहिए। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना शुरू किया तो 8 घंटे में वो पूरी यात्रा तय कर दिया, लेकिन वही यात्रा को उतना ही दूरी को अगर 5 घंटे में तय करती है तो जीप का स्पीड कितना होगा, तो उसको हमको जीप का स्पीड निकालना है। तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, दूरी हमारा कितना दिया है तो 60 हो जाएगा, चाल कितना था तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक है, 6 48 480 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब समय क्या दिया गया था तो 5 घंटा में तय करना था, तो लिखेंगे अतः अभिष्ट चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी हमारा कितना होगा, तो दूरी हमारा टोटल दिया गया था 448 किलोमीटर और समय हमको दिया 5 घंटा, तो 5 से गुना करेंगे तो 5 से गुना करते हैं, 5 से भाग करेंगे तो 480 भागा 5, तो 5 अठे 40, 5 अठे 40 या 55 45 भी तो लगा सकते हैं। ठीक है, 55 45 लगा सकते, लग जाएगा। 8 में से 5 या 3, एक तो गया, ऊपर से उधर 5 36 यानी 96 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 96 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगा। जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल तब होगा जब वो 8 घंटा लगाता है, और जब 5 घंटा में वही दूरी तय करना है तो उसका जीप का स्पीड हो जाएगा 96 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 96 किलोमीटर दूरी को तय करेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो भिन्न संख्याओं का योग 910 है, तो यदि इनमें से एक भिन्न क्या होगा।
एक भिन्न 8/9 है तो दूसरी भिन्न संख्या क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए कि माना है, तो अब पहली संख्या और दूसरी संख्या तो पता है क्या ना, यहाँ पर कहता है कि माना कि दूसरी भिन्न संख्या, तो दूसरी भिन्न संख्या पहली तो हमको दिया गया है 8/9 है, लेकिन दूसरी हमको पता नहीं है, तो x/y कर देंगे। ठीक है, तो पहली प्लस में दूसरी, तो 8 + y 8/y प्लस में x/y बराबर 9/10 दिया गया है। अब इसको देखिए सिंपल समीकरण भिन्न के जोड़ तो सभी लोग को आता है, नहीं आता है कोई भी बात नहीं है। तो x/y को बाहर ले आते हैं, इसको जो है ना इसको बाहर ले आते हैं x/y को, और दोनों को एक साइड ले जाते हैं। तो x/y बराबर हो जाएगा 9/10। इधर था तो इन्हें था प्लस में, बराबर के इधर था प्लस में, इन्हें जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ से उतार लेते हैं, तो x/y बराबर 9/10, और ये बराबर यहाँ है ना, तो बराबर के इधर ये प्लस में है ना 8/9, तो ये उधर जाएगा तो माइनस में, तो -8/9 हो जाएगा। अभी दोनों को क्या करना है, एलसीएम लेना है। 10 और 9 को एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 90। क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे। अब क्या कहता है कि 10 का कितना में पढ़ेंगे, 90 आएगा, तो 10 9 90 9 बेर, तो 9 को 9 से गुना करेंगे तो 9 81, नाना गलखिन 81, वहाँ से ललखिन रोटी 82 नाते रुस गेल नाना सूत गेल। अब उसके बाद 9 का कितना में पढ़ेंगे, जो 90 आएगा तो 10 बेर, तो 8 का को 10 में गुना करें तो 10 8 80 हो गया। अब 81 में से 80 गया तो कितना बचेगा भाई, 1/90 बचेगा। कितना बचेगा, 1/90 बचेगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, काफ़ी क्वेश्चन आसान पूछता है दरोगा में। अगला क्वेश्चन कहता है वो भी मैथ का। आगे कहता है कि 42 वृक्षों वाले एक बगीचे में 3/7 पेड़ नीम के और शेष आम के हैं। कहता है कि 42 गो वृक्ष है, उस 42 गो वृक्ष वाला बगीचा एक बगीचा है, और उस बगीचा में 42 गो वृक्ष लागल है, पेड़ लागल है। इसमें 3/7 पेड़ नीम के हैं, 3/7 पेड़ नीम के हैं और शेष आम के हैं। आम के पेड़ों की संख्या कितनी होगी ये बताना है। बस यहाँ पर देख सकते हैं क्या कहता है कि बगीचे में कुल कितना था, तो 42 गो 42 था, और तब जाकर के वो बगीचा का निर्माण करता है। नीम के पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा, तो नीम के पेड़ों यानी कि 42 टोटल था, और नीम के पेड़ दिया था 3/7। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3/7 दिया गया है, तो 7 और 42 को गुना करेंगे। क्या करेंगे, 7 और 42 को, तो 7 और 42 के गुना कीजिए तो कितना हो रहा है, और ये हो गया 7 और 42 को गुना करना है, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 है 29, और 29 में फिर 3 जोड़ना है, तो 294 में 3 जोड़ना है, 4 3 7 हो जाएगा 997। 297 को फिर से जो है वो 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करना है, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। 7 दूनी 14 लगा दे क्या, 7 चौक 28, यहाँ पर देख लीजिए 18 42 है इधर 18 मरतबे आ रहा है, 18 18 18 42 और 18 42 को 7 से गुना करना है। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 चौक 28 है 29, और 94 या 3 97, 297 तो होगा। 297 में 3 से भाग करना है। क्या करना है, 3 से, तो 3 से तो 21 सॉरी 3 के कहते हैं, 7 से लगाना है, तो 7 चौक 28 तो लग जाएगा एक मरतबे, 7 दूना 14। ओ भाई साहब, अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं काट करके, अगर काटिएगा 7 या 21, 3 6 18, 3 7 21, 18 मरतबे 42, ये 3 से काटेंगे तो ये तो कटेगा, हाँ कट जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12 14, और 14 और यहाँ पर है 7, तो 7 चौक 28, और 14 में 7 से गुना करेंगे तो ये नहीं कटेगा भाई। यहाँ पर हो जाएगा 42 और 3 कितना हो जाता है, 42 और 3 45, 45 में भी 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 नहीं लगेगा। नीम के पेड़ों की संख्या 42 गुने 3/7 दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं वो ऐसे कट जाएगा ये 7 6 42, 6 मरतबे या 6 3 18 हो जाएगा। देखिए आसान हिसाब था, घुमैले था, हम यहाँ देख ही नहीं रहे थे कि इससे कट जाएगा। 7 6 42, 6 मरतबे और 6 3 को गुना कर दिए, तो हो जाएगा 36 18 हो जाएगा। और ये जो कर रहे थे इसको गुना और इसको जोड़ करके फिर इससे गुना करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा ना। कट रहा था 7 6 42, 6 3 को गुना करेंगे तो 18, तो 42 बगीचा था और 18 को आया टोटल नीम का, तो 42 में से 18 घटा दीजिएगा, टोटल बचेगा 24 आम का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 24
24 कौन सा है, तो 24 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 81, कहता है कि 10 आदमी एक दीवार 8 दिन में पेंट कर सकता है। 10 गो आदमी है और एक दीवार को 8 दिन में पेंट कर सकता है। यदि पेंटिंग के काम को 4 दिन में समाप्त करना हो तो कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा कि 10 गो आदमी है और 8 दिन में एक दीवार को पेंट करता है। 10 गो आदमी है और 8 दिन में एक दीवार को पेंट करता है, ठीक है। वहीं अगर इस काम को 4 दिन में करना हो, 4 दिन में करना हो तो यहाँ पर कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगा, कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगा और यहाँ पर कितना समय लगेगा। तो आदमी कितना लगेगा और समय कितना लगेगा, लेकिन हमको काम को करना है 4 ही दिन में, यानी कि आधा दिन में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर M1 और D1 बराबर कर दीजिए, बराबर M और आदमी मैन और डे। एम का मतलब क्या होता है मैन और डी का मतलब होता है डे, यानी कि M1 यानी कि एक आदमी और एक दिन, 2 आदमी 2 दिन, ठीक है। तो एम आदमी 10 दिन था पहला नंबर, तो 10 वो आदमी था जो 8 दिन में एक दीवार को पेंट करता था, ठीक है। वहीं पर देखा जाए कि 10 + 1 यानी कि उसके आधा में कितना आदमी को काम कर सकता है। तो पहले इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं कि 10 8 है यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद इसमें दिया गया है कि M2 वाला में तो 10 प्लस में x2 क्या है x। अब यहाँ पर गुना करना है हमको कितना में, तो 4 दिन में इस काम को निपटाना है, यानी कि आधे दिन में निपटाना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि x को इधर लाते हैं, इनके 10 + x जो है इसको हम लोग लाते हैं बाहर, क्या लाते हैं बाहर लाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये हो गया आप लोग को 10x बराबर यहाँ हो जाएगा। अभी बच गया कितना, तो 10 × 8, तो 10 × 8 80 और 4 से गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8 यानी कि 20 मरतबे कर जाएगा। ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 और इस 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 यानी कि 20 मरतबे, तो वही आ गया 20 इधर आ गया। तो 10x बराबर, अब x को बाहर निकाल देंगे तो ये बराबर में है, ये है इधर है आपको गुना में, नीचे आएगा तो भाग में, या सॉरी इधर है प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, इधर है गुना में तो नीचे आ जाएगा भाग में। तो यहाँ पर है ये गुण प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से x बराबर 20 और यह है जोड़ में, इधर जाएगा माइनस में, तो 20 में से 10 गया तो 10, यानी कि आदमी हमको लगेगा कितना 10 और दिन लगेगा कितना 4 दिन, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला काफ़ी लगातार मैथे दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है रीजनिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं कहता है पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात, मैथे है, पिता और पुत्र का अनुपात 4:1 है और उनकी उम्र का गुणनफल। देखिए दोनों को पिता और पुत्र का उम्र जो है 4:1 दिया गया है, गुणनफल करते हैं उम्र का तो दोनों का निकल के आता है 196। 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या करना है, तो उम्र वाला तो एक प्रश्न आ ही जाता है। तो लिखेंगे माना कि पिता का उम्र कितना है 4x वर्ष है और पुत्र का x है, यानी कि पुत्र से 4 गुना ज़्यादा है। प्रश्न से लिखेंगे 4x प्लस में x बराबर 196, तो दोनों का गुणनफल उम्र का कितना है 196 वर्ष है। यहाँ पर होगा 4 के x से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 x हो जाएगा बराबर 196 हो जाएगा, x स्क्वायर के x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और हम आपको बताएं कि इधर गुना में तो नीचे आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x स्क्वायर के ये x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बाटा में चला जाएगा 4, तो बाटा में चला गया 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 4 9 36, यानी कि 49 मरतबे कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर था, ये 4 से तक काटें तो 49 मरतबे कट गया। जब ये स्क्वायर इस पर से हटता है तो इस पर रूट चढ़ जाता है, और हम लोग जानते हैं कि 7 का ये स्क्वायर तो 7 7 49 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि यह था पिता की उम्र 4x था, यानी कि बेटवा से 4 गुना था, और तो 4 × 7 यानी कि 28 वर्ष का क्या हो जाएगा, तो 28 वर्ष का पिता हो जाएगा। और पुत्र का उम्र तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटवा का उम्र हो जाएगा 4, यानी कि 7 चौका 28, क्योंकि एक से 4 गुना था ना, तो इसे 4 गुना हो जाएगा 7 चौका 28, और ये हो जाएगा 7 वर्ष का। तो बेटवा 7 वर्ष है, पितवा, और दोनों को गुना कीजिएगा तो गुणनफल आ जाएगा। तो 5 साल के बाद उम्र पूछा है ना, तो 28 में 5 साल जोड़ दीजिए, अगर कम पूछता तो घटा देते। तो यहाँ 28 आया है 7 चौका 28, और 5 साल के बाद, तो ये अभी वर्तमान में पिता का उम्र कितना है 28 साल, 5 साल के बाद 28 और 5 कितना हो जाएगा 33 वर्ष। और बेटवों में तो 7 साल का अभी वर्तमान में है, 5 साल और जोड़ दीजिएगा तो 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। वही अनुपात में निकलना है, तो अभिष्ट अनुपात, तो पिता होगा तो अगले 5 साल में 33 वर्ष का, तो बेटवा होगा अगले 5 साल में 12 वर्ष का। दोनों को काटिएगा तो 3 से काटेगा तो 3 से काटेगा तो 3 चौका 12, और 3 से काटेगा तो 11 3 33, तो 11:4 हो जाएगा, 11:4
4 हो जाएगा। ठीक है, अगला 83 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे भिन्न बड़ी संख्या को छांटने के लिए सिंपल है, यहाँ पर देख सकते हैं पहला नंबर, तो इसको भाग करिए 5 में 14 से भाग करिए, 14 से ना लगेगा, यहाँ पर 0 बैठाइए, यहाँ पर 0 बैठाइए, दशमलव दीजिए, यहाँ पर 0 बैठाइए, 14 तिया 14 28 14 तिया 42, 14 का 56 ज़्यादा होगा, 3 मरतबे 14 तिया 42 लगेगा, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, ये तो गया बेचारा। फिर यहाँ पर 14 25 70, 14 छक 84 ज़्यादा होगा, 14 25 70 लगा देंगे, फिर 0 में से 0 1 और यहाँ पर नहीं लगेगा, तो फिर यहाँ पर एक 0 बैठा देते हैं, तो यहाँ पर 14 7 98, 14 7 98, 10 में से 8 गया तो फिर 2, यानी कि इसी तरीके से निकलते जाएगा। तो यहाँ पर 0.357 आया, 0.375 आया है। वहीं पर हम लोग सभी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ जाता है आप लोग को ये वाला 25/66 आ जाता है। तो दूसरा को देखिए तो इसका कितना आ गया, तो इसका आ गया 0.357 आया है। ठीक है, इसका देखते हैं तो ये 25 को यहाँ पर अगर 25 गुने भागा 66 से भाग करेंगे तो ये भी नहीं लगेगा, 0 बैठाएंगे दशमलव, यहाँ पर भी 0 बैठेगा। अब 66 से कितना मरतबे, तो 3 मरतबे लगाएंगे, तो 36 का 18, 36 का 18 1 19, 196 लगेगा, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, और यहाँ पर 4 में से 9 नहीं घटेगा, तो 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा, ये तो गए बेचारा काम से। फिर यहाँ पर 0 बैठेगा, तो यहाँ पर कितना मरतबे लगाए, यहाँ मरतबे लगाए हम 3, उसके बाद फिर 6 से लगाते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं 7 मरतबे लगेगा, कितना, तो 7 मरतबे लगेगा, 6 7 42, 6 7 42 और 4 46 के 6 46 के 6 हासिल 4 और 7 6 के 42 और 4 46, यानी कि कितना हो गया भाई, 66 के 7 से लगाना है, तो 7 6 के 42 के 2 हासिल 4 और 7 6 के 42 और 4 46, यानी कि 462 आ गया। 462 540 में से 62 घटाना है, तो घटाइए, 0 में से 2 ना घटेगा, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा, और ये तो गए तो 78 बच गया। फिर और लगाइएगा तो 0 यहाँ पर बैठाइए तो 8 मरतबे, तो ये हो गया 780, 780 को 8 मरतबे लगाते हैं 66 के, तो 8 मरतबे, तो 8 6 का 48, 8 6 का 48 और 4 52 लगेगा, यही ना लगेगा। 66 को अगर 8 से लगाते हैं तो 8 6 का 48 के 8 हासिल 4, 8 6 का 48 और 4 52, यानी कि 528 लगेगा। 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, यानी कि इसका कह सकते हैं कि 0.378 आ जाएगा। तो इसका क्या था, तो 357 आया था, 357 आया था, इसका आ गया 0.378 आया है। इसका देख लेते हैं 29 को देख लेते हैं 77 से कर करके। ठीक है, 77 से लगाइएगा तो क्या मरतबे लगेगा, तो 77 से लगाते हैं 29 में, तो पहला नंबर तो ना लगेगा, तो यहाँ पर भी 0 बैठिए, दशमलव 3 मरतबे इसको भी लग गई, तो 7 21 7 21 2 23 हो जाएगा, यानी कि 2 से 31 हो जाएगा। 10 में से गया तो 9 बचेगा, ये बचेगा, 8 में से 3 गया तो 5 उतरेगा, ये गए 0। अब यहाँ पर क्या मरतबे लगेगा, तो ये लग जाएगा आप लोग को, ये लगेगा 7 मरतबे, तो ये लगेगा 7 मरतबे, तो 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 7 49 4 53, यानी कि 539 लगेगा। 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, और उसके बाद 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, इसका काम खलास 0। फिर अब उसके बाद क्या मरतबे लगेगा, तो 6 मरतबे लगा कर देखिए 77 से, तो 7 6 42 के 2 7 6 42 4 46 हो जाएगा, यानी कि 462 हो जाएगा। इसको घटाइए तो 10 में से 2, यानी कि इसका आ जाएगा टोटल 0.376, इसका आ जाएगा 0.376, इसको मिटा देते हैं 0.376, 0.376। ठीक है, अब स्कोर देखते हैं तो 8 हो जाएगा यहाँ पर, 21 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से ले लेते हैं 8, और यहाँ पर हो जाएगा 21 ना लगेगा, यहाँ पर 0 दीजिए। ठीक है, दशमलव। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 80 हो गया। 21 दूना 42 हो जाता है, 21 तिहाई कितना हो जाएगा, तो 3 के 3 है, 3 दूनी 6 62 हो जाएगा। 4 मरतबे लगा करके देखिए, 4 मरतबे, तो 4 के 4 होगा, 4 दूनी 8 84 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 3 मरतबे लगाइए। 3 मरतबे कितना आता है, तो ये 3 मरतबे आ जाएगा, 3 कम 3 है, 3 दूनी 6, यानी कि 63 आता है। 3 मरतबे 63 आता है, तो 3 मरतबे 63 आ जाएगा। तो 10 में से 3 गया तो 7 उतरेगा, इसका काम तो खलास। फिर यहाँ पर 0, 21 तिहाई फिर 63 लगेगा।
ठीक है ना। 21 तो फिर 63 लगेगा, 10 में से 3 गया तो फिर 7 उतरेगा, ये तो फिर ख़त्म, फिर यहाँ पर 70, फिर 63, यानी कि डॉट डॉट डॉट। तो इसका आ जाएगा 0.3333, इसका आ जाएगा 0.33888 आ जाएगा। सॉरी एक बार देख लीजिए, एक 8 को यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा था कि सबसे कम कौन है, सबसे भिन्न, अच्छा सबसे भिन्न कौन सा है। तो देखिए इसमें 3 5 7 आया है, इसमें 3 7 8 आया है, इसमें 3 7 6 आया है, इसमें 3 8 है। क्योंकि इसमें देखिएगा तो 3 7, इसमें भी 3 7 है, इसमें भी 3 7 है, इसमें भी 3 7 है, लेकिन कॉमन क्या है, तो इसमें 3 8 0 आया, यानी कि सबसे भिन्न है, यही है। कैसे आएगा, तो यहाँ पर 21 है, पहला नंबर तो लगेगा ना, तो 0.0 उसके बाद 3 मरतबे लगाइएगा, तो 3 के 3 हो जाएगा, द्वितीय 6 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7 उतरेगा, इसका काम। अच्छा यहाँ पर तो 10 ये 7 में 6 गया तो 1 उतरेगा, 17 नहीं लगेगा, यहाँ पर 0। अब यहाँ पर क्या मरतबे, तो 8 मरतबे लगाइए, तो 8 है कम तो 8 पहला लगेगा, और 8 दूना 16, यानी कि 168 लगेगा। 10 में से 2 गया तो 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, यहाँ बच गया 6 में से 6 गया तो 0, 6 में 6 गया तो 0, 6 में से 6 गया, यहाँ पर फिर 0 लगाइए और नहीं लगेगा। यहाँ पर देख लीजिए एक बार और अच्छा से, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पर बचेगा 6 में 6 गया तो 0, ये 1 में से गया तो कुछ भी नहीं, फिर यहाँ पर 0 लगेगा, तो यहाँ पर 0 बैठा दीजिए, यहाँ पर भी 0, यानी कि 3 दशमलव। तो यही भिन्न है, यानी हमारा आंसर जो होना चाहिए ना, वो आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी वाला, करने हैं ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 8/21। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्या कहता है कि यदि क्या लिखा है, स्ट्रीम लाइन के दूसरे 5वें 6ठे और 10वें अक्षरों को मिलाकर के कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव है, तो उस शब्द को तीसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो तीसरा अक्षर को बनाना है, तो यहाँ पर स्ट्रीम लाइन दे ले हैं, यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रीम लाइन कैसे ही बनाया है। जैसे स्ट्रीम लाइन दिया गया है, क्या कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान देखें कि दूसरे 5वें 6ठे, तो दूसरा हो जाएगा टी, और उसका 5वां बोला है तो AM हो जाएगा, 6ठे बोला है 5वें 6ठे दिया है तो AM हो जाएगा, और उसके बाद 10वें बोला है, इसको लेकर के बनाना है। तो देख लीजिए क्या क्या बनाना है। तो पहले यहाँ पर टी दे ले है, यहाँ पर दे ले MA दे ले है, AM दे ले है, ये दे ले, तो MATE मैट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद MEAT हो जाएगा, मीट हो जाएगा। उसके बाद TEAM टीम हो जाएगा। ठीक है, 3 शब्दों से तृतीय स्थान पर टी और ए आता है, क्या आता है, तृतीय स्थान पर टी और ए आता है। चलिए अगला 85 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोबेल को QIEQO लिखा जाता है, तो उसी भाषा में YLJKS को अक्षर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले बनाने के लिए क्या करना है, तो जैसे NOBEL लिखा है ना, एक सामने लिखना है QIEQO लिखल है। हम देखेंगे तो MNOP यहाँ पर 3 माइनस के लिए है, MNOPQ, यहाँ पर GHIJKLMNO, यहाँ पर 6 माइनस के लिए है, यहाँ पर 6 माइनस के लिए है। उसके बाद BCDE, फिर यहाँ पर 3 माइनस के लिए है। ठीक है, तो पहले 3 माइनस के लिए था, फिर 6 माइनस के लिए था, फिर 3 माइनस के लिए था, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर E लिख ले है ना, तो E लिखल है, तो ABCDEFGHIJ पीछे से ऐसे कहले हैं। आइए इसको देखते हैं कि बनाया कैसे है। ये वाला रूल जो है करने गया भाई, तो इधर तुम आएगा ना, इधर यहाँ पर देखिए नोबेल, अच्छा अक्षर के अनुसार दे ले है, जैसे कि N यहाँ पर दे ले है, O दे ले है 15वां नंबर पर, O B दे ले है 2 नंबर पर, E दे ले है 5 नंबर पर, L 12 नंबर आता है। ठीक है, यहाँ पर Q 17, I 9 आता है, E 5 नंबर, Q 17 और O 5। यहाँ पर देख रहे कि सभी में पहले 5 + 5 जोड़ा है। ठीक है, तो L में 5 जोड़ा है, 17 आता है। उसके बाद ई में कितना जोड़ा है, तो +4, इसमें जोड़ते जोड़ते यानी कि 5 4 3 2 और फिर 4 जोड़ा है अंतिम में, इस तरीके से बनाया है। उसी तरीके से तो पहले तो इसमें 5 घटाएगा, फिर 4 घटाएगा, फिर 3 घटाएगा, फिर 2 घटाएगा, फिर 4 घटाएगा, तो 20 में से 5 घटेगा तो
20 में 5 जोड़ेगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अभी 25 में से 5 घटाएगा तो 20 आ जाएगा। फिर इसमें 4 घटाएगा तो 100 कितना है, हाँ, ये 12 में से 4 घटाएगा तो 8 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 10 में से 3 घटाएगा तो 7 बचेगा। 11 में से फिर के बाद 11 में से 2 घटाएगा तो 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 19 में से 4 घटाएगा तो 19 में से 4 घटाएगा, 19 में से, हाँ 19 में से 4 घटाएगा तो यहाँ पर कितना 119 है कि ना, 19 है। तो 19 में से फिर यहाँ पर 4 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 कैसे हो जाएगा भाई, MNOPQRS। अच्छा, यहाँ पर दोनों जो है ना ये सेम है, यानी कि एक ही का है, ठीक है, एक दूसरे के हेर फेर में है। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसा देता है ना, निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह को स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 दूनी 10, फिर 10 को 2 से गुना किया है, यानी कि यही वाला हो गया, ऐसे ना गुना होता है, ऐसे 5 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे। तो 5 दूनी 10, फिर 10 में 2 से गुना तो 20, 20 में 2 से गुना तो 40, 40 में 2 से गुना तो 80, 80 में 2 से गुना तो 8 दूना 16, 160 हो जाएगा, ठीक है। तो 160 कौन ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी, ये तो आसान था। चलिए, समय दुख से गुना कर लेता। 87 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या कहता है, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बुआई, पहले देखिए, पहले में बुआई दिया, दूसरा में कटाई दिया, तीसरा में सिंचाई दिया, चौथा में जुताई दिया, पांचवा में निराई दिया है, ठीक है। तो इसको सही से सजाना है। तो देखिए पहले क्या होता है, पहले बुआई करेंगे थोड़ी, पहले तो जुताई करेंगे ना। तो पहले ही तो किसान से होंगे, आप लोग तो बिलोंग तो करते होंगे, तो जानते होंगे। तो पहले जुताई होगा, तो पहले क्या होगा, तो पहले 4 हो जाएगा, ओ भाई साहब, पहले 4 हो जाएगा। उसके बाद जुताई के बाद क्या करते हैं, तो जुताई के बाद हम लोग करते हैं बुआई, तो बुआई कर देते हैं, तो एक में जुताई कर लेते हैं, तो जुताई हो जाता है, तो गेहूँ बाग कर देते हैं, और गेहूँ बाग कर देते हैं, तो के बाद क्या करते हैं, उसमें पानी फटाते हैं तब ना होगा, तो फटा देते हैं, तो 3 होगा। उसके बाद क्या करते हैं, निराई करते हैं, क्या करते हैं, निराई। उसके बाद निराई कर लेते हैं, निराई का मतलब अच्छी तरीके से उसको देख पर रख लेते हैं, तो उसका 5 हो जाएगा। उसके बाद अंतिम में क्या करते हैं, कटाई करते हैं, तो अंतिम में 2 होगा। तो 41 35 2, 41 35 2, 41 35 2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जुताई, उसके बाद बुआई, उसके बाद क्या करेंगे, सिंचाई, उसके बाद निराई, उसके बाद कटाई। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 88 नंबर, एक्स उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। एक्स जो है उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण की ओर 205 डिग्री घूमता है। उसके बाद पुनः 160 डिग्री वामावर्त हो जाता है। वामावर्त मतलब बायां घूम जाता है। अब वह एक्स का मुख किस दिशा में है, तो देखिए ये कैसे बनाया है। एक्स का मुख पहले तो वो उत्तर की ओर है, तो उत्तर आप लोग जानते हैं कि उत्तर किधर है, तो इस तरीके से देखिएगा, तो ये हो जाता है नॉर्थ, ये हो जाता है साउथ, ये हो जाता है वेस्ट, ये हो जाता है ईस्ट। इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसे कहते हैं साउथ वेस्ट, इसे कहते हैं साउथ ईस्ट, इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये सब तो पता होगा सभी लोग को। पहला नंबर क्या कहता है कि एक्स जो है वो मुंह करके उत्तर की ओर है, तो इधर की ओर मुंह कैले रहेगा, कहाँ रहेगा, उत्तर की ओर मुंह कैले रहेगा। उसके बाद यहाँ पर से देखिएगा कि पहले तो 205 डिग्री जैसे दक्षिणावर्त में घूमता है, तो दाहिना हाथ इधर ना होगा। उसके बाद 160 डिग्री फिर बामा में घूमता है, तो उसका मुंह किधर होगा, तो अतः वह मुंह उत्तर और पूरब दिशा में कैले है। देखिए ऐसे बनाइएगा, तो किस दिशा में, तो इधर ना है उत्तर, और ये हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूरब की ओर है। क्या है, उत्तर पूरब की ओर। चलिए, तो उत्तर पूरब करने दे रहे हैं, उत्तर पूरब, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑप्शन से बनता। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 89 नंबर कहता है कि जो ए बेटी है एच की, ए है बेटी एच की, इसको छोड़ दीजिए, ए है बेटी एच की, जिसका पति एक्स है। तो हमको समझ में आ गया कि एच और एक्स। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कहता है, आगे कहता है कि एच और एक्स पति पत्नी हो गया, एक्स की केवल एक ही संतान है। तो यही तो है, संतान मतलब बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है। तो एक ही संतान है, तो ए बेटी है दोनों को, यानी एक्स और एच क्या है, दोनों पति पत्नी है, ठीक है। केवल एक ही संतान है, और एम विवाहित है, और ए से ए एम का से क्या, एम विवाहित है, एम जो विवाहित है, तो ए से एम विवाहित है ए से, तो ए दोनों को भी शादी है, एम ए विवाहित है, एच एक्स पति पत्नी है। तो एम जो है ए से क्या संबंध होगा, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला नंबर ये तो हो जाएगा पति, ये हो जाएगा पत्नी, पति वाला को हम एक्स से दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा पति, ये हो जाएगा
पत्नी हो जाएगा, दोनों पत्नी। एक एक्के को संतान है तो यह है बेटी, और वो बेटी है कौन, ए है, ठीक है। और विवाहित युगल कौन है, तो एम है। आप कहता है कि आरेख के अनुसार हमें यह पता चलता है कि ये दोनों के दोनों जोड़ी है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ए इसका बेटी था एच और एक्स का, तो ये दामाद होगा एम का, तो यानी कि दोनों पति पत्नी है, क्या पति पत्नी। तो ए का कौन हो जाएगा, एम, तो एम हो जाएगा पति। यही ना पूछा है कि ए का एम से क्या संबंध है, एम का ए से क्या संबंध है, तो एम जो है वो ए का पति है, क्योंकि ए जो है वो एच और एक्स की बेटी थी। चलिए अगला 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लीजिए कि अभय भास्कर से लंबा है। मान लीजिए कि अभय, तो अभय जो है भास्कर से लंबा है, ठीक है। तो जो पहले बोलेगा उसको जन 12 बोलेगा ओकरा ने मुंह ऐसे खुलता है, ठीक है। अभय भास्कर से लंबा है, चंद्र अभय से लंबा है, अभय चंद्र से लंबा है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि ईश्वर चंद्र से लंबा है, ईश्वर चंद्र से लंबा है, धीरज सबसे लंबा है। तो यहाँ से उठा लेते हैं, पहले धीरज सबसे लंबा है, तो पहले लिख लेते हैं धीरज यानी कि डी, खुल गाओगे। उसके बाद धीरज सबसे लंबा है। उसके बाद क्या कहता है यदि इन सबको उनकी लंबाई। उसके बाद क्या कहता है चंद्र से लंबा है, ईश्वर चंद्र से लंबा है, यानी कि ईश्वर का स्थान दूसरा स्थान होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ईश्वर, ठीक। उसके बाद अब क्या कहता है, आगे कहता है कि चंद्र से लंबा है, तो चंद्र का पास दे दीजिए। उसके बाद क्या कहता है आप अभय भास्कर से लंबा है, तो अब यहाँ पर आ जाएगा अभय, तब अंतिम आ जाएगा भास्कर, तो हो जाएगा डी ई च अ भ, डी ई च अ भ, तो डी ई च अ भ। अब कहता है कि तो मध्य स्थान पर कौन सा बैठेगा, तो यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर पहले हम लोग को बैठाए थे किसको, तो पहले बैठाए थे धीरज को। उसके बाद धीरज से उसके बाद क्या आया था, तो ईश्वर आया था। उसके बाद ईश्वर के बाद क्या आया था, तो चंद्र आया था, चंद्र के बाद आया था अभय, और अभय के बाद क्या आया था, तो भास्कर। आप कहता है तो मध्य किसके किसके पीछे, तो यदि इन सबको उनकी लंबाई के अनुसार बैठाया जाता है तो मध्य स्थान पर कौन होगा, तो मध्य स्थान पर इसमें देखते हैं कि 2 गो आगे से छाड़ देते हैं, 2 गो आगे से छाड़ देते हैं, तो यहाँ पर चंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, क्योंकि 2 गो आगे से 2 गो पीछे से छाड़ देते हैं। और यहाँ पर देखिए इसी तरीके से सजाया है, आप लोग यहाँ पर देखिए कि पहले धीरज था, उसके बाद चंद्र ईश्वर था, उसके बाद चंद्र था, और तो बीच पीछे से 2 गो हटा दीजिए, आगे से 2 गो हटा दीजिए, बीच में बैठेगा कौन, चंद्र। तो चंद्र आपका ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित प्रश्नों को विकल्प के अनुसार पर चुनिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा। कहता है 6 छत्रिक 18, 18 में छत्रिक 18 3 से गुना करते हैं और इसमें 3 जोड़ देते हैं, तो 21 हो जाएगा, 18 3 21, ठीक है। 21 को फिर 21 में फिर 3 जोड़ देते हैं, तो कितना होगा 24, 24 को फिर 3 से गुना करे तो 24 को 3 से, तो 4 3 12, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, कितना हो गया भाई। देखिए तो इसका सोल्यूशन कैसे कहले हैं, सभी को तो 2 से गुना कहले हैं, और 2 से 12, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 में 3 घटेले 42 आधा कहले। क्या किया है, 6 को गुना के लिए सबको 6 6 6 6, अच्छा 6 21 को 6 को 2 से गुना, तो 6 दूनी 12, 12 में कितना जोड़ा है, तो 12 में कितना जोड़ा है, तो ये हो गया 21, तो 11 9, यहाँ पर 21 को 2 से गुना किया है, 24 को 2 से गुना किया, 84 को 2 से गुना किया है, इतना यहाँ। अच्छा स्क्वायर निकाले है कि स्क्वायर उतना है निकल, यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलिए इसको स्किप करते हैं, आप लोग बताइएगा अगर कमेंट्स में किस तरीके से, क्योंकि ज़्यादा समय ले रहा है, ठीक है। तो इसको बाद में देखा जाए ना, तो आप लोग जिसको ज़रूर बताइएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। तांबा पुस्तक तार, तांबा पुस्तक तार है, तो यहाँ पर देखिए कि तांबा और तार, तो तांबा से तार तो बनाए जा सकते हैं, ठीक है, तांबा से तार तो बनाए जा सकते हैं। तो तांबा और तार एक ही को में आ जाएगा, पुस्तक बाकी अलग होगा, बाकी अलग होगा। तो देखिए यहाँ पर यहाँ क्या कहते हैं तांबा और तार, तो ये हो जाना चाहिए, क्योंकि तांबा और तार हो जाएगा, पुस्तक से साइड हो जाएगा ना, यानी ऑप्शन नंबर डी है क्या, यहाँ तो करने गया इसका आंसर, इसका आंसर डी ये सही है। यहाँ पर देखिए क्योंकि तार और तांबा दोनों तो एक ही हो सकता है, क्योंकि तांबा का तार बनाया जा सकता है, लेकिन पुस्तक तो वो भिन्न है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए प्रश्न में यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी, ठीक है। तो एमएन को एक दर्पण पर रखा जाता है एमएन, और यह है सतह, ठीक है। उसके बाद इस आकृति को अगर देखा जाए तो ये मिरर में दर्पण में कैसा दिखेगा भाई, इसको आईना में इसको उलट देते हैं, इसको हम पलट करके देखते हैं कैसा होता है।
तो ये हो तो पलटिए जाएगा फिर, मैंने तो फिर पलट ही गया। इसको रुक जाइए, इसको रोटेट नहीं करना था, 1 मिनट। इसके रोटेट वाला को बंद कर देते हैं और फिर प्लॉट करके देखते हैं मिरर में। तो ये हो जाएगा बी या तो डी, बी या तो डी हमको लग रहा है। देखिए क्या होता है, बी या तो डी लग रहा है। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर बी या तो डी है। बी है, बी ही सही है। देखिए बी ही सही है। इस तरीके के प्रश्न को क्या कीजिएगा ना, उलट कर के देखिएगा, ठीक है। कॉपी में बनाया रहेगा उसको उलट दीजिएगा, कॉपी में बनाया रहेगा ना, आपको बनाना ही नहीं पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया ना, तो इसको कॉपी को उलट लीजिएगा, एक बार नचा दीजिएगा, ठीक है। ऊपर वाला को नीचा, यानी कि एम को नीचा कर दीजिएगा, एन को ऊपर कर दीजिएगा। तो हम तो नचाए तो रोटेट हो गया, तो इसको नीचा कर दीजिएगा और एन ऊपर दिखना चाहिए और एम, आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो हम बी या डी मारे थे और बी हो गया, ठीक है। और इसमें बी और डी में कन्फ्यूजिंग भी रहता है, तो हम बी ए के मारते हैं। कैसे? क्योंकि पहले वाला आंसर को मान्यता देना चाहिए। हो सकता है कि दोनों आंसर सही होता है, तो इस स्थिति में पहले वाला को ज़्यादा मानता है। आगे कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्न, कागज के टुकड़े को प्रश्न आकृति में दिए गए हैं, ढंग से मोड़ा और काटा पंच किया गया है। मोड़ा जाता है, काटा जाता है और पंच किया जाता है, इनकी संयुक्त लिया जाता है। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन करना है इसमें से जो कागज को काटने और पंच करने के बाद खोलने पर दिखाई देना चाहिए। उनकी कोई कागज मोड़ा हुआ है, काटा हुआ है, उसको खोलेंगे तो कैसा दिखेगा। तो इस स्थिति में भी आप लोग को क्या करना है, तो इस स्थिति में भी आप लोग को देख लेना है क्या, तो प्लॉट करके देख लेना है कि कैसा होगा। तो पहले नंबर इसमें थोड़ा सा जो प्लॉट करके, मिरर वाला में तो प्लॉट सकते हैं, लेकिन इस वाला में क्या करिएगा। आइए हम देखते हैं इसका। इस प्रश्न में आकृति में दिया गया है, तो पहला नंबर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर कागज इस तरीके से है, इस तरीके से मोड़ा हुआ है, बिंदु का यहाँ पर है, ठीक है। अगर इस कागज़ को एक बार हम खोलते हैं, तो पहला नंबर खोलते हैं तो ये मोड़ते हैं, तो ये अगर इसको इस तरीके से पहला कागज है, इसको मोड़ते हैं तो बिंद का यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर एक बार और मोड़ते हैं तो ये बिंद का वहाँ जाते हैं, तो 3 गो बूंद का तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 3 गो बूंद का। फिर उसके बाद इसको खोलते हैं, फिर बंद करते हैं, तो फिर 3 हो गया। तो फिर एक बार और इसको जब ऐसे लिपट देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 2 गो बूंद का आ जाएगा एक दाम में, यानी कि सब तरफ 2 गो बूंद का दिखेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। आगे कहता है 95 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन को क्या कहते हैं, विधान परिषद। विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है, तो राज्य विधानमंडल का सबसे निचला सदन विधानसभा और ऊंचा सदन विधान परिषद होता है, ठीक है। वहीं पर हम लोग देखें कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 विधानसभा का और विधान परिषद का 30, प्रमुख पदों के लिए न्यूनतम, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आपको 21 वर्ष होना चाहिए और वोट डालने के लिए 18 वर्ष, राज्यपाल या उपराज्यपाल या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष सदस्यता हासिल करने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्यता बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 96 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बृहदक ट्रंक मार्ग, बृहद मतलब होता है बड़ा, ट्रंक मार्ग जो है सो जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, निम्न में से किसने संबंधित किया है, तो ये किया है सड़क परिवहन से, क्योंकि भाई रोड से संबंधित बनाएगा कौन, रेल मंत्री थोड़ी बनाएगा, वायु मंत्री थोड़ी बनाएगा, जल मंत्री थोड़ी देख रेख देगा, सड़क मंत्री के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसके बारे में देखते हैं कि बृहद जो ट्रंक मार्ग है या ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने सबसे पहले करवाया था, ठीक है। कालांतर में अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका मरम्मत कराया था, तो ग्रैंड ट्रंक रोड बनाने का काम किसने किया, शेरशाह सूरी ने, लेकिन इसको फिर से मरम्मत किया किसने, तो ये लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। वहीं पर देखते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सड़क है और वर्तमान में NH1 NH2 को सम्मिलित से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, ठीक है। तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे पुरानी रोडों में से, सबसे पुरानी मार्गों में से एक है, लेकिन NH1 और NH2 को मिला देते हैं। NH1 का मतलब होता है नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2 को मिलाने के बाद ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण होता है। इस सड़क मार्ग को सड़क ए आजम भी कहा जाता है, तो सड़क ए आजम भी नेशनल ग्रैंड ट्रंक रोड को कहा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है।
चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था, यानी हम लोग को आज़ाद से एक साल बाद हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसी संस्था है जो विश्व के सभी देशों के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने का काम करती है। कहने का मतलब है कि विश्व में अगर किसी भी देश में ऐसा संकट आ जाए कि विश्व में हेल्थ इशू आ जाता है तो उसको देखने का काम जो है ये सब मिलकर के करता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसी का पॉइंट होगा। और अगला पॉइंट कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे विश्व को लोगों को बेहतर जीवन भविष्य देना तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन में सदस्यों की 194 देश हैं, यानी इसमें टोटल कितने देश शामिल है? 194 है। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम है। टेड्रोस अधनोम कहाँ के रहने वाले हैं? कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुआ था, तो हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व के प्रमुख संगठन और मुख्यालय को देख लेते हैं, जैसे कि एशियाई विकास बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में होता है। मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। और फिलीपींस को सबसे भारत जो है प्रथम बार जैसे ये जो तेजस है इसका जो है सो सुखोई है या तेजस, वहाँ ब्रह्मोस मिसाइल का जैसे इसको निर्यात पहला खेप किया है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ जिसे आसियान बोलते हैं, आसियान की स्थापना 1967 में होता है। इसकी मुख्यालय जो है हेड ऑफिस जो है जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1949 में इसका स्थापना होता है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसकी मुख्यालय है। सार्क में टोटल 8 देश शामिल है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म होता है। 1985 को इसकी स्थापना होता है। काठमांडू नेपाल में इसकी मुख्यालय है। ठीक है, सार्क जो भारत के आसपास के जितने भी सारे देश हैं वो सभी, जैसे कि मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 8 देश शामिल हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुआ। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। वहीं आधुनिक राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कॉमनवेल्थ 1949 में इसका स्थापना होता है। मुख्यालय लंदन में है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो किसी का ताप बढ़ाएगा तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगा? रेसिस्टेंस क्या होगा? घटेगा ही घटेगा। ठीक है, तो किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टेंस होता है घटती है। अर्धचालक जिसे हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि वह कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त कोटर हो जाता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक का मतलब होता है कि वो थोड़ा थोड़ा करंट को आगे जाने देगा, बाकी नहीं पूरा क्लियर नहीं जाने देगा। ठीक है, ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है और परंतु प्रतिरोधकता घटती है। तो ताप बढ़ाने पर ताप अगर टेम्परेचर दीजिएगा तो अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, लेकिन इसका जो प्रतिरोधकता होता है, रेसिस्टेंस होता है, घट जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है। तो ओडोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो दूरी को मापते हैं। किससे मापते हैं? दूरी को। शक्ति को किससे मापते हैं? वाट से मापते हैं। बल को किससे मापते हैं? तो ये त्वरण से मापते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या यहाँ पर अगला पॉइंट कहता है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा कार या वाहन की चली गई दूरी को माप सकते हैं। ओडोमीटर यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए काम आता है। ऑडियो फोन इसका उपयोग लोग सुनने के में सहायता करता है। ऑडियो फोन आप लोग लगाते भी होंगे। ठीक है, बैरोमीटर यह वायु दाब को मापते हैं। अगर अचानक से बैरोमीटर नीचे गिर गया तो मौसम खराब होने की संभावना है, और धीरे धीरे बैरोमीटर ऊपर चला है, इसका मतलब मौसम साफ होने की संभावना है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि आमीटर, यानी अगला पॉइंट आमीटर इसका उपयोग कहाँ कहते हैं? तो विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता यानी कि नमी को मापते हैं। वायुमंडल में सिस्मोग्राफ यह भूकंप की तीव्रता को मापता है। 1 से लेकर के 14 स्केल तक यहाँ पर इसकी स्केलिंग रहता है। कि फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को हम लोग मापते हैं। और रेन गेज से वर्षा मापने के काम में आने वाला उपकरण है, तो वर्षा की मापते हैं रेन गेज से। ठीक है, बल का राशि क्या होता है? तो न्यूटन होता है। ठीक है, और शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट होता है। शायद हम त्वरण बता दिए थे, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है, सम्मानित पर। 100 नंबर प्रश्न कहता है अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर के मिलती है? तो ये मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, अलकनंदा तथा भागीरथी देवप्रयाग में आकर के मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम को कहते हैं देवप्रयाग। जब मिलती है दोनों, अलकनंदा और पिंडार का संगम को कहते हैं कर्णप्रयाग। अलकनंदा और धौली गंगा को संगम को कहते हैं विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को कहते हैं रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को कहते हैं नंदप्रयाग। ठीक है, तो ये हो गया 100 प्रश्न। अब हम लोग जो मिलेंगे
कौन सा प्रश्न को लेकर के मिलेंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में परीक्षा तिथि 11/3/2018 का जो प्रथम पाली का जो एग्जाम हुआ था दरोगा का, उसको लेकर के मिलेंगे। ठीक है, तो आपको 2 टाइम वीडियो आ जाएगा। वीडियो आने का समय क्या है आप लोग नोट कर लीजिएगा, या अध्ययन सागर यूट्यूब चैनल टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितने भी सारे मेरे प्यारे फ्रेंड्स हैं, इस पर आप लोग एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग सपोर्ट दीजिएगा। ठीक है, और इसको जो शाम को इस पर शाम को आपको 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा, शाम को 6 बजे। और सुबह को भी क्या करें, सुबह को 6 बजे अपलोड कर दे क्या, तो सुबह को 6 बजे अपलोड करते हैं। चलिए, तो सुबह को 6 बजे ही अपलोड कर देंगे, या 4 बजे आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा, लेकिन टाइम आप लोग बता दीजिए। मेरे अनुसार से रहेगा कि शाम को 6 बजे और सुबह को 6 बजे। तो बस आप लोग बता दीजिएगा कमेंट्स में करके, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल करिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।